स्वागत है आपका चैनल पर। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आता है। तो इससे हम थोड़ा सा रिवॉर्डेड फील करते हैं टीचर्स कि बच्चे को अच्छा लगा, और शेयर करें। चलिए तो फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा था कि एल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और स्टैटिक्स है और आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। बस इतना ही सिलेबस है, तो इतना ही सिलेबस वहाँ पर अपलोडेड दिखाया जा रहा है। अगर किसी को कोई नई इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ ज़रूर अपडेट करिए। और चलिए आगे फिर क्वेश्चन लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। चलिए फटाफट लगाते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं हिंदी बोलती रहूँगी, और हिंदी में जब लाऊंगी तो इंग्लिश भी बोलती रहूँगी। कोशिश करूँगी बाइलिंगुअल ला पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जब आप कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हो तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज़ योर यूटिलिटी। तो आपने और उस चीज़ को लिया, खाया पिया, जो भी जैसी भी वस्तु है, मान लीजिए पानी पिया तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, और पानी पिया और सेटिस्फैक्शन मिला, और पानी पिया और सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये जितना भी आपने 2 ग्लास 3 ग्लास वाटर पिया है, इससे टोटल जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी। और पर यूनिट के हिसाब से जब आपने 1 ग्लास पिया तो जो आपको मिला, सेकंड ग्लास पिया तो जो आपको मिला, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी सबसे ज़्यादा आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड होते हो तो और यूनिट यूज़ करने पर आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, इस तरह समझ लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं। डैश रेफर टू एडिशनल यूटिलिटी डेरिव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जो आपको जो कंजम्पशन करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिली है, एक एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी की यूज़ करने से जो एक्स्ट्रा आपको यूटिलिटी मिली है, उसको क्या कहते हैं? मैंने बताया था, उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ व्हेन यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 3, यूटिलिटी एक्सप्रेस इन डैश इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी को जो डिफाइन किया गया है, मार्शल ने किया है कार्डिनल में और हिक्स ने किया ऑर्डिनल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डिनल के बारे में। ऑर्डिनल यूटिलिटी रैंक में डिफाइन होती है और कार्डिनल यूटिलिटी यूटिल्स में। थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने डिस्क्राइब की थी, डिफाइन की थी, और ये यूटिल में मेजर की जाती है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्स ने, एलन ने करी थी, और ये रैंक्स में दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कॉज नो चेंज। अगर आपने एडिशनल यूटिलिटी यूज़ करी और आपको कोई चेंज नहीं मिल रहा, टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया था इसे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस क्या होता है? उदासीनता वक्र, जो दो वस्तुओं के बीच कंज्यूमर को डिसाइड करने में मदद कर मिलता है कि भाई वो एक वस्तु की और दूसरी वस्तु के कितनी कितनी मात्रा का कॉम्बिनेशन बनाए, वो इंडिफरेंस कर्व से पता चलता है, उदासीन वक्र से। तो इसका जो ढाल होता है वो कैसा होता है? उदासीन वक्र का ढाल कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, इस तरह का ढाल होता है। दिस पोजिशन इज कॉल्ड कॉनकेव टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ, सॉरी कॉन्वेक्स है, सॉरी इसको इस पोजीशन को हम कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोलते हैं। और जब ये शेप आती है ये वाली, तो इसे कॉनकेव टू ओरिजिन बोलते हैं, यानी कि ये झुका नहीं हुआ, ओरिजिन की तरफ उभरा हुआ है। कॉनकेव उभरा हुआ है और कॉन्वेक्स जो है उसकी तरफ को झुका हुआ है। तो जो इंडिफरेंस कर्व का ढाल जो होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्वेश्चन ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ इफ़ वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, अगर हम ज़्यादा कमोडिटी की यूनिट यूज़ करें, यूटिलिटी डेरिव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट। जो अगर हम एक यूनिट यूज़ करी, फिर हमने और यूज़ करी, फिर हमने और यूज़ करी, सक्सेसिवली हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक नई यूनिट से जो भी हम यूज़ करें, पहली यूनिट से जितना सेटिस्फेक्शन था नई यूनिट से उससे कम ही होगा। ठीक है, तो इफ़ वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी सक्सेसिव यूनिट से डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, कम होती जाएगी यूटिलिटी, ये ध्यान रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अगर कोई कंज्यूमर एक कमोडिटी यूज़ कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम पूर्ण सेटिस्फैक्शन लेवल कब आता है? जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट marginal utility of the product upon marginal utility of money equal to price of the product होता है। अगर आप marginal utility प्रोडक्ट की जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो ऊपर, मनी की जो यूटिलिटी आपके लिए वो नीचे, अगर इन दोनों का रेशो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर है तब कंज्यूमर पूरा सेटिस्फाइड होता है। अदरवाइज जब तक जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगी और प्राइस कम रहेगा वो और यूज़ करता रहेगा, जब बराबर हो जाएगा यूज़ करना बंद कर देगा, क्योंकि इसके बाद प्राइस उसे बढ़ा हुआ दिखाई देता है और अपनी यूटिलिटी उसे कम दिखाई देती है, तो वो उसके बाद पूर्ण सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके बाद यूज़ नहीं करता। ठीक है। नाउ कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब बजट लाइन क्या होती है? देखिए ये है आपका कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व, और जब बजट लाइन इसको टच करती हुई निकलती है, इस पॉइंट पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो जब बजट लाइन टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व होगी, फर्स्ट वन इज करेक्ट। कंज्यूमर का पूर्ण इक्विलिब्रियम पॉइंट तब होगा, पूरी तरह सेटिस्फाइड वो तब होगा जब उसकी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करती है, टेंजेंट होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लगा लेते हैं फटाफट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए डिमांड के। देखिए डिमांड में क्या पूछा गया है? हाँ जी, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी किसे रेफर करती है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तीनों मेंशन करती है। जब आप डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं ना, तो आपको तीनों चीज़ें डिफाइन करी जाती है, तीनों चीज़ें डिफाइन की जाती है, यानी कि वस्तु का प्राइस, वस्तु की कितनी क्वांटिटी ले रहा है और किस पीरियड ऑफ टाइम में ले रहा है, तब जाके इस रेडीनेस को डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाले का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। डिमांड कर्व इज यूजुअली, डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ। दिस इज द पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए कोई सी चीज़ की क्वांटिटी जितनी आप डिमांड कर रहे हो उसमें चेंज करते हो, बढ़ाते हो या घटाते हो, तो ये किस वजह से आता है? चेंज राइज और फॉल इन डिमांड। डिमांड में फॉल और राइज कुछ भी हो, वो अगर वो प्राइस की वजह से होता है तो हम इसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। दो तरह की चेंज होते हैं, एक तो डिमांड ही चेंज हो जाना, मान लीजिए आप कॉफ़ी डिमांड कर रहे थे, चाय डिमांड करने लगे, आप डिमांड ही चेंज कर दी, तो वो उस वस्तु के प्राइस की वजह से नहीं आता, किसी और वजह से होता है। और जब आप वस्तु को खरीद तो रहे हो लेकिन उसकी मात्रा घटा बढ़ा रहे हो, तो ये उसके खुद के प्राइस की वजह से होता है। फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। ठीक है, ये एक बात। और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ये है दूसरी बात। और इन उल्टे रिलेशनशिप को ही हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड का उसके प्राइस के साथ रिलेशन इन्वर्स होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड वन इज करेक्ट, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। चलिए आगे क्वेश्चन और लगा लेते हैं, इससे सभी डिमांड के क्वेश्चन। विद डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है डिक्रीज हो जाता है तो कार की डिमांड का क्या होगा? ठीक है, आप देख रही हैं दो डिफरेंट टाइप का, पेट्रोल का प्राइस है, कार की डिमांड है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक के बिना दूसरे प्रयोग नहीं हो सकती। तो पेट्रोल का प्राइस अगर घट जाता है तो कार मेंटेन करना लोगों के लिए सस्ता पड़ जाएगा, तो जो कार का डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह से होगा, मान लीजिए पहले डिमांड थी तो अब शिफ्ट होके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड्स आर अवेलेबल, अगर किसी चीज़ का ऑप्शन मौजूद है, क्लोज सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मोर देन यूनिट होगी। सेकंड वन इज करेक्ट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, अगर गुड एक्स का प्राइस चेंज हुआ है और गुड्स वाई का जो डिमांड चेंज हुई है, तो एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे के डिमांड में चेंज आया, तो ये कैसी गुड्स होंगी? ये दोनों सब्स्टिट्यूशन गुड होंगी। एक्स सब्स्टिट्यूट गुड है वाई की, क्योंकि तभी तो एक का प्राइस दूसरे को ऑफर, या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो और या सब्स्टिट्यूशन गुड हो, ठीक है। लेकिन एक के प्राइस के बढ़ने पर दूसरे की डिमांड जो है वो बढ़ गई, तो दोनों चीज़ें बढ़ी हैं, तो इस सप्लीमेंट्री गुड में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर डिमांड की इलास्टिसिटी स्ट्रेट लाइन पॉइंट पर है, तो देखिए मिड पॉइंट है, ये इस तरह डिमांड कर्व होता है, मिड पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है। जब मिडिल ऑफ द कर्व है तो वो इक्वल टू 1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड, अगर किसी की गुड के प्राइस में फॉल होता है तो 10 to 8, यानी कोई चीज़ पहले 10 की मिलती थी अब 8 रुपीज़ में मिलने लगी, तो उसका जो क्योंकि कीमत कम हो गई है तो डिमांड जो 80 से 100 यूनिट तक की हो गई। तो अब इन्होंने पूछा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए एक्सपेंडिचर मेथड से। क्या होगा, देखिए पहले वो 10 रुपीज़ की थी तो 80 उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी, तो टोटल मनी जो खर्चनी पड़ती थी वो 800। अब जो वस्तु का कीमत कम होके 8 रुपये हो गई और वो 100 यूनिट यूज़ करने लगे, 20 यूनिट उन्होंने बढ़ा दिया, तो अब क्या हुआ, अब भी 8 × 100 800 ही है। पहले भी खर्चा 800 था, अब भी इतना 800 है, इसका मतलब ये यूनिट से कम इलास्टिक है, ठीक है। ये यूनिट से कम इलास्टिक है, ये इनइलास्टिक है, ठीक है। यानी कोई प्रभाव आपको एक्सपेंडिचर में देखना पड़ रहा, तो ये जो है इनइलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक तो है ही नहीं। हाँ, इसको यूनिट इलास्टिक बोलेंगे, सॉरी, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पहले भी 800 था अब भी 800 है, तो इसे यूनिट इलास्टिक कहते हैं। जितना चेंज प्राइस में आया, जितना प्राइस कम हुआ, उतना ही कीमत का रेशो अकॉर्डिंग कीमत बढ़ गई है। 3 मेथड हैं देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, और आपको तीनों ही ध्यान से अच्छे से कर लीजिए। और अगर किसी को ऐसा लगता है, सॉरी, अगर किसी को ज़रूर बताऊँगी, अगर किसी को लगता है कि मुझे नहीं आ रहे तो मैं बताऊंगी। पहला मेथड जो है वो है परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी डिमांड निकालने का, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्राफिक मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड मैंने अभी थोड़ा एक्सप्लेन किया, आपको क्वेश्चन में आया था। परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला होता है, ग्राफिक मेथड में ग्राफ बनाना पड़ता है, जो कि मैंने पहले बना के दिखाया। इनको आप ज़रूर रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को लगता है कि मैं कराऊँ तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करिए, मैं तीनों मेथड आपको करा दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और कोशिश करूँगी इंग्लिश और हिंदी दोनों की बाइलिंगुअल ला पाऊँ। नहीं लाऊँगी तो इंग्लिश में लाऊँगी तो हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी, और हिंदी में लाऊँगी तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी। और अगर किसी को कोई स्पेशल कुछ पूछना है तो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी बात कोई रखनी है तो, या कोई अपडेट देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।